ये होता है सामान्यतः 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूपीपीएससी के लिए जो छोड़ने के लिए ही छोड़ने बनाए के लिए जाते हैं। होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक अगर सामान्य में आ जाए तो 125 से 135 के बीच में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। जानकारी के लिए व्यूअर्स आपको बता दें, आपने छठा अटेम्प्ट सुना होगा तो आपको लगा होगा कि हमारे सामने जो सनी जी बैठे हुए हैं जो पीएसपी के पद पर हमारे बड़े भाई, ये शायद बहुत सीनियर होंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं उनकी उम्र अभी 26 वर्ष महज है। 21 साल के पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने पहला प्रीलिम्स दिया, पहला मेंस दिया, पहला इंटरव्यू दिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में आप सब लगे होंगे। और आज आपके बीच सनी पांडे जी इस बार यूपीपीसीएस 2023 में डिप्टी एसपी पद पर चयनित हुए हैं, आपके बीच हैं, जो पूरे अपने सफ़र का अनुभव आपके साथ साझा करेंगे और अपनी तैयारी में कैसे उन्होंने सफलता अर्जित की, किन बातों का ध्यान रखा और क्या वजह रही जिसकी वजह से थोड़ा समय भी उनको लगा, उन सारी मुद्दों पर बातचीत हम लोग करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए और सीधा चलते हैं हम लोग सनी पांडे जी के साथ। तो बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं सनी जी आपको। इस बार आपका चयन यूपीपीसीएस 2023 में डिप्टी एसपी पद पर हुआ और जानकारी के अकॉर्डिंग शायद कैटेगरी वाइज आपकी 29th रैंक भी रही। तो सबसे पहले उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद। इसके लिए आपको एक बुके के साथ आपका स्वागत करते हैं पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से। और उसके बाद बैठे आप, तो बातचीत शुरू करते हैं सनी जी। तो सबसे पहले बच्चों को आप बताएं कि आपका ये सफ़र कब से शुरू हुआ, कब से आपने यूपीपीसीएस की तैयारी शुरू की और पहली बार मन कब बनाया। सबसे पहली बात होती है कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो विचार कब आया है, क्योंकि रास्ते बहुत होते हैं। जब बच्चा इंटर की परीक्षा पास करता है या ग्रेजुएशन करता रहता हो, उसके सामने तमाम ऐसे आयाम होते, किसी भी दिशा में व धारा में जा सकता है, एक चौराहे पे खड़ा होता है, लेकिन कोई एक ऐसा विचार ही होता है जिस विचार से वह सिविल सेवा की धारा पकड़ता है। तो पहली बार आपके मन में सिविल सेवा का विचार आया कब? सिविल सेवा के प्रति जब हम बहुत छोटे थे तो ये पिताजी से ही प्रेरणा प्राप्त हुई थी। जब हम आईएएस और पीसीएस का मतलब भी नहीं जानते थे, तब भी उन्हीं से सुना था कि हम अपने बेटे को आईएएस या पीसीएस बनाएंगे। तो उन्हीं के सपने के अनुसार उसको साकार करने के लिए प्रयास किया और सब तैयारी की शुरुआत सब 2017 से हुई, जब हम पहली बार प्रयागराज आए। और उसके बाद 18 में मेरा पहला प्रयास था जिसमें इंटरव्यू तक पहुंचा, बाद में सिलेक्शन नहीं हो पाया। 18 में आपने अपना पहला अटेम्प्ट दिया और 18 में प्रारंभिक परीक्षा में भी चयन हुआ और पहली बार में मेंस में भी चयन हुआ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका 18 में पहला अटेम्प्ट था, फाइनल सिलेक्शन आपका 24 में हुआ है। तो आप कंटिन्यूअस 6 अटेम्प्ट दिए और हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ आपका और 3 बार आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ खास आप में था प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, क्योंकि पहली बार से 18 से ही आप प्रारंभिक परीक्षा में आपका चयन हुआ, लगातार प्रीलिम्स होता रहा, प्रीलिम्स आपका रुका भी नहीं, 3 बार आपने इंटरव्यू भी दिया। तो सबसे पहले बच्चों को ये बताइए कि आपने वह कौन सी रणनीति अपनाई, क्या आपका तरीका था, प्रीलिम्स को लेकर क्या आपकी अप्रोच थी, जिसकी वजह से आपने पहली बार में ही 2017 से आपने तैयारी प्रारंभ किया और 18 में पहली बार ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ। क्या रणनीति प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आपकी? प्रीलिम्स के लिए मेरा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे था। उसके अनुसार मैंने अपनी रणनीति बनाई कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका एक अच्छे से एनालिसिस किया, उसी अनुसार अपना रणनीति बनाई और उसमें प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने केंद्र में रखा, उसी अनुसार पढ़ाई करते रहे। प्लस स्टैंडर्ड बुक जो मार्केट में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री के लिए इत्यादि बुक को उन्हीं के अनुसार हम पढ़ाई करते थे। प्रीवियस क्वेश्चन पर करंट अफेयर दो पे इतना अच्छा सा फोकस किया कि जिससे हमारा प्रीलिम्स कभी ना रुके, और वो कभी नहीं हुआ। मुझे हर बार 140 से 45 मार्क्स मिलते रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप 18 से तैयारी शुरू किए और उसी समय 19 से धीरे धीरे कोरोना काल का भी दौर आया। तो आप डिजिटल एजुकेशन का दौर आ चुका था, उस समय आप लगातार अपनी तैयारी में रहे। तो इस डिजिटल जमाने के समय आपने क्या प्रारंभिक परीक्षा के समय ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम का भी यूज किया? यस सर, यूज किया, बहुत से चैनल का यूज किया। कुछ को एडिटोरियल का डिस्कशन के लिए और कुछ करंट अफेयर्स के लिए भी एक चैनल का यूज किया। तो मतलब ऑनलाइन का भी आपको फायदा मिला, जिसकी वजह से कम समय में आपको बेहतर गाइडेंस मिल पाए। बच्चों को एक सवाल बहुत रहते हैं, इसलिए मैं शुरुआती दौर में डिस्कस करना चाहूंगा। आपका इस बार यूपीपीसीएस को लेकर माध्यम क्या था? बच्चों का हमेशा पहला सवाल ये होता है, जब भी कोई चयनित बच्चा उनके सामने आता है तो उनके मन में एक सवाल होता है, माध्यम क्या था? कि हिंदी बच्चे वालों, माध्यम के जो बच्चे हैं उनका मोटिवेशन इस बात से मिलता है कि क्या हिंदी माध्यम के भी बच्चों का चयन हो रहा है, वो बच्चे भी डिप्टी एसपी एसडीएम के पद तक पहुंच रहे हैं या नहीं। तो पहले आप बच्चों को माध्यम बताइए कि आपका माध्यम क्या रहा? मेरा माध्यम इंग्लिश था, लेकिन हिंदी माध्यम वाले भी खूब सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, आपका माध्यम इंग्लिश था, लेकिन आपने ये कहा हिंदी माध्यम वाले भी खूब चयनित हुए हैं। तो मेंस में भी माध्यम था आपका इंग्लिश और इंटरव्यू भी आपने इंग्लिश में ही दिया था? नहीं, इंटरव्यू हिंदी में दिया था। अच्छा, इंटरव्यू आपने हिंदी में दिया था, लेकिन इंग्लिश में आपने मेंस लिखा था। ठीक। दूसरी बात ये सनी जी, हम लोग मुख्य बात पे आते हैं कि आंसर राइटिंग को लेकर के, मेंस को लेकर के बात आते हैं।
आपने 17 में तैयारी स्टार्ट किया, 18 में पहला प्रारंभिक परीक्षा में आपका चयन हुआ। तो मेंस की तैयारी आपने जब प्री की तैयारी शुरू की उसी समय ही मेंस को लेकर आप चल रहे थे कि प्री जब पहली बार निकल गया तब मेंस की आपने तैयारी प्रारंभ की? मेंस की तैयारी मेरी साथ में ही चल रही थी जी। कुछ एक बेसिक फाउंडेशन तैयार होने के बाद मैंने आंसर राइटिंग भी शुरू की थी, लेकिन पहले ही दिन से जो आंसर राइटिंग का आजकल सिलसिला वो मैंने फॉलो नहीं किया था। लेकिन एक जब मेरी फाउंडेशन एक क्लियर हो गया था कि तब मैंने आंसर राइटिंग शुरू की, और उसके बाद 18 में मुझे प्रीलिम्स के साथ ही मेंस भी देने का मौका मिला, इंटरव्यू देने का मौका मिला इसी संबंध में, तो इसी संबंध में तैयारी होती रही साथ में। तो मतलब आपने शुरुआत कर दी लेकिन आंसर लिख नहीं रहे थे, तैयारी तो मेंस की आप कर रहे थे, अपनी पढ़ाई का कंटेंट उस हिसाब से आप तैयार कर रहे थे, लेकिन आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। पहले ही दिन से मैंने आंसर राइटिंग का मैं समर्थक नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि जब तक एक फाउंडेशन ना क्लियर हो जाए, क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत इंटीग्रेट चीजें करनी होती है, केवल एक टॉपिक पढ़ के हम आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि आंसर में 2-4 टॉपिक का होना, उसका जुड़ाव होना इंपॉर्टेंट होता है, वरना वो आंसर लगता है कि कुछ याद किया वो लिख दिया, वो यूपीएससी में ऐसे मार्क्स अच्छे, यूपी पीसीएस में अच्छे दिला नहीं पाते हैं। इसलिए एक फाउंडेशन होना चाहिए कि जिसमें समझ हो तब आंसर लिखें, कि अगर पढ़ाई शुरू किया तो 2-3 महीने अच्छे से पहले एक बेसिक बन जाए, उसके बाद आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, जैसे कि सनी जी ने बताया कि आंसर राइटिंग आपको शुरू करना है, शुरुआती दौर से करना है, लेकिन पहले टॉपिक को पढ़ने के बाद ही आंसर राइटिंग नहीं करना। ये दो बात, बहुत बारीक बात इन्होंने बताई, क्योंकि कई बार क्या होता है, लगातार आपको इस बात का संदेश दिया जाता है, टॉपर्स भी समझाते रहते हैं, टीचर्स भी आपको समझाते रहते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ किया जाए, और करना भी चाहिए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन मेंस की तैयारी के बाद आंसर राइटिंग कब किया जाए, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद या बीच में? तो इन्होंने कहा कि पहले दिन से उत्तर लिखना मत प्रारंभ करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी प्रश्न का आंसर जब आप लिखते हैं तो उसकी जरूरत उसमें दूसरे भी सब्जेक्ट के या दूसरे टॉपिक की चीजों को लिंक करना पड़ता है, और वो इंटीग्रेटेड अप्रोच शुरुआती दौर में बच्चों के पास नहीं होता, जिससे कि बच्चों का उतना अच्छा उत्तर होता नहीं, तो बच्चे डिप्रेशन में आते हैं। इसका मतलब पहले दिन से उत्तर तो आपको नहीं लिख देना है जो पहले टॉपिक को पढ़ने के बाद, लेकिन आंसर लिखना शुरू कर देना है अपनी तैयारी के समय से ही, क्योंकि पहला उत्तर आपका हमेशा कभी अच्छा उत्तर नहीं होता है, धीरे धीरे ही आपके उत्तर में क्या होता है, डेप्थ आती है। तीसरी बात सनी जी कि आपने प्रीलिम्स को लेकर आपका बड़ी अच्छी पकड़ रही, हर बार आपका प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ, तो कोई ना कोई आपका अप्रोच बेहतर रहा होगा। अभी प्रारंभिक परीक्षा बच्चों का लगा भी हुआ है, तो मैं चाहता हूं आप बच्चों को यह बताएं कि 150 प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में रहते हैं। एक बहुत बच्चों के बीच में उहापोह की स्थिति रहती है कि 150 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जिसकी वजह से माइनस मार्किंग की वजह से स्कोर नीचे आ जाता है। कई बार ये भी समस्या आती है कि बहुत टू द पॉइंट होने के चक्कर में इतने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि जरा भी और रिस्क नहीं लेते, जिसकी वजह से भी नीचे आते हैं। फिर भी एक सामान्य तौर पर आपने क्या रणनीति अपनाई और बच्चों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट को लेकर के, यह बताइएगा बच्चों को। हम पहली बार 2018 में प्रीलिम्स दिए थे, तो हमने 129 अटेम्प्ट किया था। 129 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था, मेरा 117 सही था। तब से मेरी आदत है कि मैं प्रीलिम्स यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 129 ही अटेम्प्ट करता हूं। अच्छा, आपने 129 को ही पैमाना बना लिया कि 129 पहली बार में मैंने अटेम्प्ट किया, मेरा हो गया, मैं यही लेके चलूंगा। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पर बहुत आप नहीं गए, आपने मान लिया था कि 129 मुझे करना है, 129 करना है। उसमें ये होता है सामान्यतः 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में कि जो छोड़ने के लिए ही होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक अगर सामान्य माना जाए तो 125 से 135 के बीच में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। उससे बहुत ऊपर करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, और कम करना ये हो जाएगा अगर गलत हो जाए तो बाहर होने का डर रहता है। जी। तो आप लोगों को भी यही करना चाहिए फ्रेंड्स। आप लोगों से कहा भी हमेशा जाता है कि 150 क्वेश्चन में क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है, तो ऐसे माइनस मार्किंग के समय हमेशा आयोग भी ये चाहता है कम से कम 20 क्वेश्चन, मेरा भी मानना ऐसा है कि 20 क्वेश्चन आयोग हमेशा पेपर में ऐसा डालता है जो करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो छोड़ने के लिए बनाए गए हैं। और शुरू से ही आप उन क्वेश्चनों को ढूंढते रहिए कि वो 20 क्वेश्चन कहाँ हैं पूरे पेपर में जिन्हें हमें छोड़ना है। इसका मतलब 130 के ऊपर बच्चों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि 120 से कम करना भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब जो मध्यम मार्ग है अटेम्प्ट करना जो है, आपको 120 से 130 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये जानना चाहूंगा आपसे सनी जी कि आपने समान हिंदी और एस्से को लेकर क्या काम किया, क्योंकि 400 नंबर के समान हिंदी होता है और एस्से होता है, जिसका एक बड़ा योगदान होता है। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं कि शुरुआती दौर में वो समान हिंदी पर भी ध्यान नहीं देते और वह निबंध पर भी आंसर राइटिंग नहीं करते या निबंध लिखने का प्रयास नहीं करते। कितना इंपॉर्टेंस है मेंस के एग्जामिनेशन में समान हिंदी का और एस्से का? 1500 मार्क्स में समान हिंदी और एस्से का 300 है, जो माना जाता है कि डिप्टी कलेक्टर समान हिंदी और एस्से ही बनाता है। तो इसमें कम से कम 200 मार्क्स दोनों में आनी चाहिए, दोनों में मिलाकर 100 नंबर होने चाहिए, 200 दोनों मिला के आने चाहिए। तो इसके लिए एक अच्छी रणनीति अपनाई जा सकती है। हमने प्रज्ञा प्रवाह को
फॉलो किया था। जी। उनके निर्देशानुसार हिंदी और एसए में कार्य किया था और मुझे लगभग हर बार मार्क्स मिलते थे 190, 95, 200 के आसपास। 200 के आसपास नंबर मिलते थे। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा पर बात हो गई, लेकिन एक बात अधूरी रह गई है और इस समय सभी बच्चों की वही समस्याएं भी बनी हुई हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक करंट अफेयर सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है, विशेषकर हर बार एग्जामिनेशन में ये होता है। करंट अफेयर को लेकर के बच्चे मैगजीन से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक भ्रमण करते रहते हैं और यहाँ पर एक अच्छा स्कोर हर बच्चा करना चाहता है अंतिम समय पर। दो बातें यहाँ पर आप करिएगा कि आपने क्या किया और बच्चों को क्या करना चाहिए। पहली बार करंट अफेयर की केवल एग्जाम के पहले 10 दिन ही पढ़ना चाहिए जब एग्जाम करीब आ जाए, या करंट अफेयर साल भर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए डेली टू डेली या मंथली आप अपडेट रहें ताकि चीजें आपको फैक्ट भी दिमाग में बातें बनी रहे, आगे मीन्स में भी आप उसको इंटरलिंक कर पाए। दूसरी बात, माध्यम केवल ऑफलाइन के कुछ मैगजीन को ही बनाया जाए या कहीं बेहतर तरीके से आपको कंटेंट मिलता है तो ऑनलाइन का भी माध्यम अपनाना चाहिए बच्चों को करंट अफेयर। और आपकी क्या रणनीति थी इसमें? सर, समझ विकसित करने के लिए ऑनलाइन कोई एडिटोरियल डिस्कशन जरूर सुनना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसका नोट्स भी होना चाहिए, जिससे मेंस में बहुत फायदा मिलता है और थोड़ा क्योंकि कंटेंट हमारा इनरिचमेंट हो जाता है। फिल्म्स के लिए अंत समय जब फिल्म्स नज़दीक आता है तो उसमें बहुत से ऑनलाइन माध्यम वाले चैनल अच्छे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी देखा जा सकता है। और कोई एक मैगजीन लेके जो ये 1 साल का हो उससे करके इंटरलिंक करके किया जा सकता है, जिससे कोई प्रश्न हमारा छूटे ना, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। 150 में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको करना सही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या करंट अफेयर का रोल केवल यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में है या जब आप मेंस लिखने के लिए गए 120 क्वेश्चनों में वहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसका मिला आपको? सर, वहाँ भी उसका इंपॉर्टेंस है और करंट अफेयर से सवाल भी आते हैं मेंस में, और कुछ सवाल आए भी ना, लेकिन हमें वैल्यू एनहांसमेंट के लिए उसका यूज करना ही पड़ता है। आंसर में उसको यूज करना पड़ता है, करंट के डेटा को, सरकार की करंट की नीतियों को, कि जितना आप आंसर को आप इनोवेटिव बनाना चाहते हैं तो करंट के माध्यम से ही इनोवेटिव आंसर आप बना पाते हैं। एक बात सनी जी मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के हमेशा हम लोग बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बगैर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हम कई बार चर्चा करना भूल जाते हैं क्या वास्तव में आपके अनुभव के अकॉर्डिंग आपने 6 बार मेंस दिया, तीसरा इंटरव्यू शायद या चौथा इंटरव्यू था आपका, तो आपको एक अच्छा अनुभव भी हुआ लगातार मेंस देते देते। मेंस के एग्जामिनेशन में भी क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है? क्या आप जब इस बार आप अपना छठा मेंस दे रहे थे, इस छठे मेंस में आपको ऐसा लगा कि प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन 120 प्रश्नों में लगभग कितने प्रतिशत प्रश्न ऐसे रहे जो प्रारंभिक परीक्षा की तरह मेंस में भी रिपीट हुए, और उस पर बच्चों को कितना बल देना चाहिए? सर, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग में 20 में 2-3 तो डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं, कुछ इनडायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं, यानी कम से कम 5 सवाल 20 में मान के हम चल सकते हैं। हर एक पेपर में 5 सवाल रिपीट होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कुछ का भाषा चेंज करके वही सवाल रिपीट कर दिया जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट है। अगर अच्छा स्कोर करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से करना पड़ेगा, उसको लिख के उसका मॉडल आंसर तैयार करके उसे रटा होना चाहिए कि वो क्वेश्चन आए। बिल्कुल बिल्कुल रटा होना चाहिए, जैसा कि आपने कहा। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा तो प्रीवियस ईयर बगल रख कर आप आगे अपनी तैयारी को आगे करते रहिए, लेकिन मेंस के एग्जामिनेशन में भी 2018 से लेकर 2023 तक जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 6 तक आपको इतनी बार उसको पढ़ना है, उसके मॉडल आंसर को देखना है, उस पर आंसर राइटिंग लिखना है कि अगर वो कम से कम आपके 25 से 30 क्वेश्चन मेंस में आते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर लिखने में कम से कम 3 से 4 मिनट ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर उसको 3-4 मिनट में उस उत्तर को तैयार कर लेंगे तो आपका समय बचेगा और उस समय का यूज आप अन्य प्रश्नों में कर सकते हैं। और इससे एक फायदा भी होगा कि कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाले जो आंसर होंगे वो अच्छे आंसर आपके होंगे, जिसमें आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। एक अंतिम बात करना चाहेंगे आपसे कि अपनी तैयारी के समय आपने इस बार पहली बार GS 5 और 6 आया, वैकल्पिक विषय हटा, और बहुत सारे बच्चों की भांति आपका भी शायद यही रहा। आपसे भी मैंने पहले भी बात किया तो आपने यही बात कही कि सर GS 5 और 6 को आने से ही हमारे सिलेक्शन का बड़ा कारण रहा, क्योंकि वैकल्पिक विषय एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन में बाधा बनी हुई थी। लेकिन ये भी तो चुनौती थी, कम से कम वैकल्पिक विषय को आप पिछले 4 सालों से पढ़ रहे थे। GS 5 और 6 का सिलेबस भी पिछली बार मार्च में डिसाइड हुआ, 44 टॉपिक थे उसमें। आखिर GS 5 और 6 में आपने क्या रणनीति अपनाई, कैसे उसमें आपने अच्छा नंबर गेन किया, और बच्चों को 5 और 6 के लिए क्या करना चाहिए? सर, हमने GS 5 और 6 के लिए 3-4 कंटेंट फॉलो किया, जिसमें कुछ बुक थे। एक टेस्ट वर्ल्ड के मैगजीन का मैंने मैप, उसका बहुत ही अच्छा यूज हुआ था तो उसका सारे मैप मैंने यूज किए। कुछ और एक बुक यूज किया, उसके अनुसार 3-4 बुक से मैंने इंटीग्रेटेड करके उसको अच्छे से तैयारी किया, क्योंकि मुझे ये पता था कि 5 और 6 आपकी बार सिलेक्शन करवाएगा। अच्छा, तो इसलिए उसमें मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो 5 और 6 को लिखने के लिए उत्तर प्रदेश विशेष था, मैपिंग का यूज आपने खूब किया था। यस सर, वो मैप का कितना महत्व है इसमें 5-6 पेपर में?
सर सामान्यतः कुछ किसी भी आंसर में अगर मैप या फ्लो चार्ट यूज हो तो उसका थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने टेस्ट वर्ड की 5.6 के लिए तो पूर्णतः टेस्ट वर्ड के ही मैप अच्छा, उसी मैपिंग के माध्यम से आपने पूरे आंसर को लिखा और आपका पेपर भी ठीक गया था 5 और 6। एक अंतिम बात टेस्ट सीरीज पे कर देते हैं सनी जी। टेस्ट सीरीज को लेकर के वर्तमान में ये लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा की तैयारी अधूरी रह जाती है जब तक हम टेस्ट सीरीज नहीं करते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज करने का समय सही क्या है, इसमें कई बार बच्चों से गलती होती है। सही समय क्या होना चाहिए और आपने कब किया? प्रारंभिक परीक्षा के लिए बच्चों को टेस्ट सीरीज कब करना चाहिए और ये कितना महत्वपूर्ण है? सर हमारा मानना है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज कभी नहीं लगानी चाहिए, कभी भी नहीं। प्रीवियस पेपर लगाना चाहिए। एक दो पेपर जब आ जाए तो एग्जामिनेशन करीब आ जाए तब टेस्ट सीरीज का यूज करना चाहिए। हाँ सर, एक दो अपना मूल्यांकन करने के लिए। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे क्योंकि उससे डायरेक्ट सवाल रिपीट होते हैं। मेंस में टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा रोल है। मेंस बिना टेस्ट सीरीज के निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें स्पीड नहीं होती है, एक्यूरेसी नहीं आती है, कैसे हमें प्रेजेंट करना है ये हम नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए मेंस में टेस्ट सीरीज मस्ट है। प्रारंभिक परीक्षा में आप छोड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर मस्ट है। इस बार आप 2023 के एग्जाम के पहले लगातार उत्कर्ष परिवार में टेस्ट सीरीज दिए, आप टेस्ट सीरीज इस बार जुड़े रहे, आप इसी संस्थान से टेस्ट सीरीज में जुड़े रहे। क्या आपको लगता है जो संस्थान टेस्ट सीरीज कराते हैं, आप फिर जाते हैं आंसर लिखते हैं, क्या टेस्ट सीरीज में जो आप आंसर लिखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको जाके एग्जामिनेशन में मिलता है, लगभग वैसा रहता है? क्या बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है आपको? नहीं सर, सामान्यतः वैसे ही, सामान्यतः वैसे रहता है। क्या टेस्ट सीरीज लिखने से एक फायदा ये भी होता है कि जो समय का आपका मैनेजमेंट होता है उसमें भी सुधार आ जाता है? सर, टाइम मैनेजमेंट में बहुत सुधार होता है, जिससे हम कैसे 180 मिनट में 20 क्वेश्चन लिख सकें, वो इससे आसानी हो जाती है टेस्ट सीरीज लिखने से। जी, इसलिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मेंस की टेस्ट सीरीज आपके लिए मस्ट है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर ज्यादा मस्ट है, लेकिन टेस्ट सीरीज अंतिम समय जब 1 महीने एग्जाम बचा हो तो जरूर टेस्ट सीरीज लगाएं, ताकि अंतिम समय में आपको पता चल जाए अभी हमारा कमजोर पक्ष कहां पर है, हमारे फैक्ट ज्यादा मिस हो रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल सवाल हम कहां पर गलत कर रहे हैं, कहां पर हम काम कर सकते हैं। एक अंतिम बात करना चाहेंगे आपसे कि जो भी बच्चे बिगिनर्स तैयारी शुरू करते हैं उनको हमेशा पढ़ने को लेकर बहुत उहापोह होते हैं। हम कितने घंटे पढ़ाई करें, एग्जाम के समय कितना करें, अमूमन सामान्यतः सिविल सेवा जैसे एग्जामिनेशन के लिए हमें कितना पढ़ना चाहिए, और दूसरी बात रेगुलरिटी पर जरूर बात कीजिएगा कि इसमें निरंतरता का कितना महत्व है। आप कितना निरंतर होकर के अपनी तैयारी करते हैं और कितने घंटे आदमी तैयारी करे, कितने घंटे पढ़ाई करे रेगुलर, तो यूपीपीसीएस का पाठ्यक्रम बच्चों का कवर हो सकता है आसानी से। सर घंटे तो सबके सुविधा अनुसार होते हैं, कोई कार्य करने वाला है, कोई केवल पढ़ाई वाला है, तो सबके अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 से 7 घंटे तो सिविल सर्विस में सफलता के लिए कम से कम, ये तो इतना कम से कम स्टडी 6 से 7 घंटे तो आपको करनी ही चाहिए। जी। और उसके बाद सर निरंतरता तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना कंटिन्यूस स्टडी की चीज़ें भूल जाती हैं और याद नहीं रह पाती, तो इसलिए निरंतरता तो मेंटेन करना मस्ट है सिविल सर्विस में अगर सफलता लेनी है तो। जी, बच्चों को एक बात ये बताइए कि आपके सफर में थोड़ा सा ये 6 वर्ष लग गए। सर हम ये चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हर व्यक्ति यही चाहता है जो गलतियां हमसे हुई वो आने वाली पीढ़ियों से न होने पाए। कई बार हम बताने से बचते हैं, लेकिन हमारी वास्तविकता इसी बात की होती है कि कम से कम आने वाली जनरेशन को उस गलतियों से हम बचा सकें। बच्चों को एक ऐसा कुछ संदेश दीजिए कि हम अपनी पूरी तैयारी में आज डिप्टी एसपी के पद तक पहुंचे, लेकिन फिर भी हमसे कुछ ये मिस्टेक्स रही जो हमें थोड़ा देर में समझ में आई। वो कौन सी मिस्टेक रही जिससे बच्चों को बचना चाहिए, आपने जो अपनी तैयारी में पूरा अपने इस सफर में जो महसूस किया? सर एक जो मुझसे सबसे बड़ी गलती ऑप्शनल सिलेक्शन में हुई, जो कि अब तो रहा नहीं, तो मेरी गलती तो बच्चों को इससे फायदा मिलने वाला है कि अब वैकल्पिक विषय नहीं है, GS 5-6 है, तो कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन की दर अब आसान हो जाएगी। यस सर, तो मैंने गलत ऑप्शनल चूज कर लिया, उसमें कभी मार्क्स ले नहीं पाए। दूसरी सर फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने के बाद हमें लगा कि शायद हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़े लीनियंट हो गए पढ़ाई के प्रति। तो जब रिजल्ट आया तो उसके 2-3 दिन बाद मेंस था, तो हुआ नहीं, वो फिर मेंस गड़बड़ हो गया। तो इस चक्कर में ऐसा जब तक फाइनल रिजल्ट PDF में नाम ना आ जाए तब तक ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हो गया। जी, हमेशा इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हमेशा रहती नहीं, हमेशा डर इस बात का बना रहता है कब कौन सा एक पॉइंट मिस्टेक हो जाए और गलती हो जाए और हम इस बार फिर सिलेक्शन से वंचित हो जाए। एक संदेश देकर इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी 2024 का एग्जाम लगा हुआ है, तो लगभग हर अभ्यर्थियों से हम चाह रहे हैं सबके माध्यम से हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स जो आगामी एग्जाम देने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एक सीनियर्स के द्वारा अपने संदेश मिल पाए कि अंतिम समय पर जो 40 से 50 दिन अब बचे हैं, जो तैयारी लगभग पिछले साल भर से कर रहे हैं, तैयारी ठीक ठाक हो गई है, लेकिन अपनी रणनीतियों में किस बात का ध्यान रखें, क्या अंतिम इस 50 दिनों में करें और किस काम से बचें, ये संदेश देकर बच्चों को बताइए। सर इस अंतिम 45 से 50 केवल प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ाई करें, और दूसरा सर प्रीवियस ईयर पेपर को खूब अच्छे से कर लें, कम से कम 3 से 4 बार कर लें पिछले 20 साल के पेपर। दूसरा जो कुछ स्टैंडर्ड बुक है उनको जरूर रिवाइज कर लें और अच्छे से
और सर एक दो टेस्ट सीरीज देखिए, ये देख लें कि हमें कितने स्कोर करें कि जिससे हम हमारी कितना क्वेश्चन पे अभी जा रहे करेक्ट हैं, हम कितना माइनस हमसे कितने हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मूल्यांकन एक बार अपनी स्ट्रेटजी उसके जरूर कर अनुसार बोलें कि कैसे हमें कितना हमें अटेम्प्ट करना है पेपर में। तो इससे हम एक दो टेस्ट सीरीज के पेपर देके उससे अनुमान लगा सकते हैं और उस अनुसार अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें। जानकारी के लिए व्यूअर्स आपको बता दें, आपने छठा अटेम्प्ट सुना होगा तो आपको लगा होगा कि हमारे सामने जो सनी जी बैठे हुए हैं डिप्टी एसपी के पद पर, हमारे बड़े भाई, ये शायद बहुत सीनियर होंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं इनकी उम्र अभी 26 वर्ष महज है। 21 साल के पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने पहला प्रीलिम्स दिया, पहला मेंस दिया, पहला इंटरव्यू दिया और तब से कंटिन्यूअस दे रहे हैं। छठा अटेम्प्ट होने के बाद भी अभी आपकी उम्र 26 साल है, तो आगे का क्या लक्ष्य है? एसडीएम का पद या यूपीएससी? सर यूपीएससी। यूपीएससी देना चाहेंगे आप? तो हमारी तरफ से, पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से यूपीएससी में चयन होने के लिए बहुत ढेर सारी शुभ आपके लिए अभी से हम लोग उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं कि बहुत जल्दी आप यूपीएससी में चयनित होकर आए एक बार फिर से और अपने परिवार का भी, संस्थान का भी, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। और बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया इस पद पर चयनित होने के लिए, और ये उम्मीद भी करते हैं कि आप इस पद पर रहते हुए देश की सेवा पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। और व्यूअर्स, इनसे आपको केवल इंटरव्यू लोगों का सुनना नहीं है, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, हम लोगों का जो मुहिम है, जो लगातार हम टॉपर से बातचीत कर रहे हैं इस बीच, उसका सिर्फ एक मकसद है कि लोगों से आप सीखिए कि चयनित होने वाले लोगों में से कौन सी एक कॉमन बात है जो हमको करना है और किन बातों से बचना है, ये इसका उद्देश्य होता है। तो हम चाहते हैं कि हर टॉपर स्टॉक में आप कम से कम ये सीखें कि क्या करके हम चयनित हो सकते हैं और किससे हमें बचना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ करके फिर से एक बार बातचीत करने के लिए। थैंक यू।